हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर, उसी में से आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को हिस्ट्री का जो 100 ऑब्जेक्टिव है उस सभी का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यह हिस्ट्री है हम लोगों का। इसी प्रकार से हम लोग सभी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप लोग इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री का, जो पूरा तत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। तो पूरा तत्व किसे कहते हैं? तो जो मिट्टी के अंदर से खुदाई के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं पूरा तत्व। तो पूरा तत्व के अंतर्गत क्या होता है? सिक्का आता है, क्योंकि यह खुदाई के बाद प्राप्त हो सकता है। उसके बाद है भवनावशेष। भवनावशेष मतलब भवन सब का जो अवशेष मिलता है, तो ये भी खुदाई के बाद मिल सकता है। उसके बाद है अभिलेख। तो कुछ लिखा हुआ जो पत्थर उत्थर पर रहता है उसी को बोलते हैं अभिलेख। तो ये सब मिल सकता है। और साहित्य कभी भी मिट्टी के अंदर की खुदाई से नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए साहित्य जो है वो पूरा तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने जो उत्खनन करवाया था वो करवाया था हड़प्पा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगर पूछा जाए कब करवाया था तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था 1921 ईस्वी में। और एक था राखल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में क्या किए थे, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाए थे। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसका सबसे बड़ा जो नगर था उसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, जो कहाँ स्थित है, तो ये है गुजरात में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो कलकत्ता में जो है वो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किए थे वो किए थे विलियम जोन्स ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, जो मुद्रा राक्षस किसने रचित किया। मतलब मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो ये है विशाखा दत्त। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो कल्हण का बुक आप लोगों को पता होगा, राज तरंगिणी। क्या होता है? राज तरंगिणी किसका पुस्तक का नाम है, तो कल्हण का। उसके बाद कौटिल्य का पता होगा आप लोगों को, अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कभी पूछ दे तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों इसी का नाम है। उसके बाद मुद्रा राक्षस का पूछ दे तो विशाखा दत्त। उसके बाद राज तरंगिणी का पूछ दे तो कल्हण। तो याद रखिएगा, मैं इसका ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बने तो कोई ठीक नहीं है, मुद्रा राक्षस पूछ दिया है तो बाकी इस सब से पूछ सकता है, इसलिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है वो है, प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख का नाम है, जिसके लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। और हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी थे। तो इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति में जो है ज़्यादा उपलब्धियों का जो वर्णन है वो किसका है, तो वो हो जाएगा समुद्रगुप्त का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, जो अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो अशोक जो है कलिंग का युद्ध विजय हुए थे, उस पूछ रहा है जो मतलब कौन से शिलालेख में इसका वर्णन है। तो ये है 13वें शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा गुप्त काल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण काल इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस गुप्त काल में जो है स्वर्ण के काफ़ी ज़्यादा सिक्के प्रचलित थे, इसलिए इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार जो है वो है कालिदास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, जो 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो 16 महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली था उसका नाम था मगध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, जो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया। तो एलोरा में जो है कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया। तो ये था राष्ट्रकूट ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में वो कितने दिनों तक हुआ था। तो ये जो चला था वो 18 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, जो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना जो हुई थी वो मूलतः संस्कृत भाषा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, जो वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की। तो वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की। तो ये हो जाएगा महाभारत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रामायण की रचना किसने किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म का प्रमुख महाग्रंथ है, मतलब महाकाव्य बोल सकते हैं रामायण और महाभारत। तो महाभारत का मैंने बता दिया है वेद व्यास, और रामायण का अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जो वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है वो है 4। याद रखिएगा, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, ऋग्वेद सामवेद, उसके बाद है यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो याद रखिएगा वेदों की संख्या कितना है 4, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, जिसमें से सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, मतलब सबसे पुराना ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम हो जाएगा अथर्ववेद। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वो था बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट में करवा देता हूँ। जो सांची जो है स्तूप वो मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिला में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो हुआ था बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी बोध गया को वर्तमान में हम लोग गया के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो विनय पिटक पूछ ले, चाहे सूत पिटक पूछ ले, या अभिधम पिटक पूछ ले, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक बोला जाता है इसे, 3 पिटक था बौद्ध धर्म में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इस तीनों पिटक में से किसी का नाम अगर आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा ये सब संबंधित था बौद्ध धर्म से। अगर डायरेक्ट त्रिपिटक भी पूछा जाए कहीं, जो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। और वो त्रिपिटक में कौन कौन से 3 पिटक आते हैं, तो वो आते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद याद रखिएगा ऋषभदेव के बारे में, तो ये थे पहले, पूछा जाए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे तो ये हो जाएगा ऋषभदेव। अगर पार्श्वनाथ के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा ये थे 23वें नंबर के। तो अगर पूछा जाए कभी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे तो पार्श्वनाथ, 24वें कौन हुए तो महावीर, और प्रथम कौन थे तो ऋषभदेव। ये तीनों भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो महिला संत कराइकल का संबंध किस धर्म से है? तो महिला संत कराइकल का संबंध जो है वो है शैव धर्म से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है वो है दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जब जैन धर्म दो भागों में बटा था तो वो था श्वेतांबर और दिगंबर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन, जो मुगल काल में चलने वाले सोने का सिक्का कौन था? तो मुगल काल में जो सोने का सिक्का चलता था उसका नाम था जीतल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो है 1605 से 1627, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का जो है अंग्रेजी अनुवाद किए थे वो किए थे हेनरी बेवरिज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबरनामा क्या था? आत्मकथा था जो बाबर के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, टोडरमल कौन था? तो टोडरमल कौन था? तो ये था अकबर का वित्त मंत्री, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 31 का, जो तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू का उपयोग सर्वप्रथम किए थे अकबर ने, और इस पर प्रतिबंध लगाए थे जो अकबर का पुत्र थे जहांगीर ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर याद रखिए, मतलब अगर पूछा जाए आप लोगों को जो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था तो वो किया था अकबर ने, और प्रतिबंध कौन लगाया? तो इसका पुत्र जो था जहांगीर वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? तो गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी, तो इन्होंने लिखा था हुमायूंनामा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया? तो शेर शाह सूरी ने किया था वो हुमायूं को परास्त किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, जो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो 1529 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था बाबर और महमूद खां लोधी के बीच, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, जो अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था वो था बैरम खान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 36 है, जो फतेहपुर सिकड़ी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सिकड़ी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था अकबर ने, और गुजरात विजय की खुशी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए आप लोगों को जो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है किस लिए करवाया गया था, तो अभी जस्ट मैंने रिपीट किया है, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सिकड़ी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन, जो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? तो ये दिए थे जहांगीर ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 38 नंबर, जो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई? तो ये बनाए थे सिकंदर लोदी ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 39 नंबर क्वेश्चन, जो फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में जो अकबर ने इबादत खाना बनवाया था वो 1575 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 40 का,
सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई? तो ये अपनाए थे अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 41 का, जो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये हरिहर और बुक्का दोनों क्या थे? तो भाई थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 42 नंबर, जो तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तो तेनालीराम का संबंध जो था वो विजयनगर साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 43, जो विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का अगर पहला शासक पूछा जाए तो याद रखिएगा हरिहर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन थे? तो महानतम में याद रखिएगा कृष्णदेव राय। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन, जो अमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो अमुक्त माल्याद जो लिखे थे वो लिखे थे कृष्णदेव राय ने। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, यह विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हम्पी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 46 का, जो विजयनगर आने वाले पहला विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर जो आने वाले पहले विदेशी यात्री थे उसका नाम था निकोलो कोंटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 47 नंबर, जो सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? तो सदाशिव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य में था, वो था संगम वंश का शासक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, जो महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? तो महिला संत अंडाल जो थी वो किसकी उपासना करते थे? तो याद रखिएगा ये थे विष्णु के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 49 का, जो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में। तो ये शायद काशी में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन, जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो किए थे वो किए थे गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे शायद। तो याद रखिएगा इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, जो चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? तो चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना किए थे? तो ये किए थे श्री कृष्ण का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर, जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वो थे तुकाराम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है 53 नंबर, जो चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनका दरगाह पूछ रहा कहाँ है? तो ये था अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है 54, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद के लेखक पूछ रहा है, मतलब किसने लिखा था? तो ये लिखी थी मतलब अलबरूनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55, जो विदेशी यात्री टैवर्नियर पेशे से क्या थे? तो विदेशी यात्री जो टैवर्नियर थे वो पेशे से एक जौहरी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 56 का, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो पता होगा आप लोगों को यूनानी शासक जो था सेल्यूकस निकेटर, इसके राजदूत का नाम पूछा जा रहा है। तो इसके राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 57 का, जो मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? तो मार्को पोलो जो था वो इटली का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है 58 नंबर, जो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी?
तो किताब उल हिंद कह लीजिए या तहकीक ए हिंद एक ही हुआ। तो इसके लेखक है अलबरूनी। तो यहाँ पूछ रहा है अलबरूनी जो अपनी पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद वह किस भाषा में लिखी थी। तो याद रखिएगा यह जो भाषा था वो था अरबी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 59 नंबर, जो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 60 नंबर क्वेश्चन, जो जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार किए थे। तो जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने भारत की यात्रा किए थे वो किए थे 6 बार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 61 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी। तो हड़प नीति का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वेलेजली की बात करें तो याद रखिएगा इसे सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। याद रखिएगा अगर सहायक संधि का संबंध पूछा जाए तो लॉर्ड वेलेजली से, और हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला जाता है इसका संबंध पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर, जो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो वास्तव में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों जगह एक ही बार अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। वो किया गया था 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, जो दामिन इको क्या था। तो दामिन इको एक भूभाग था, मतलब भूमि का भाग था जो दान में दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है 64 नंबर, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। तो दक्कन दंगा आयोग जो गठित हुआ था वो हुआ था 1875 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 65 नंबर, फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है। तो फ्रांसिस बुकानन के जो विवरण है वो था संथाल जनजाति से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 66 का, कॉर्नवालिस कोड कब बना था। तो कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो बना था 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 66 का, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855-56 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संथाल विद्रोह की नेता की बात करें तो याद रखिएगा इसका नेता का नाम था सिद्धू कान्हू। क्या था? सिद्धू कान्हू। ये दोनों भी क्या थे? भाई थे। इसके अलावा भी 2 भाई और थे जिसका नाम था चांद और भैरव। तो याद रखिएगा सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव चारों भाई थे, जिसमें से संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे सिद्धू और कान्हू ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 68 का, बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बुद्धो भगत जो है वो नेतृत्व किए थे कोल विद्रोह का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 69 का, जो दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली से जो था उस टाइम में मुग़ल शासक वो था बहादुर शाह जफ़र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 83 वर्ष के उम्र में इन्होंने मतलब आंदोलन किया था और इसी को क्रांतिकारियों ने क्या किया था तो अपना नेता चुना था। तो याद रखिएगा। उसके बाद है 70 का, जो पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला। तो पीर अली जो थे वो पटना में क्या करते थे, एक पुस्तक विक्रेता के काम करते थे। पीर अली क्या थे तो पटना में एक पुस्तक विक्रेता के काम करते थे। तो इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था तो पटना से ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 71 का, जो बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने कहाँ निर्वासित कर दिया। तो बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने कैद करके कहाँ भेज दिए थे तो वो भेज दिए थे रंगून, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 72 का, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई।
तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो हुई थी वो हुआ था ग्वालियर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 73 नंबर क्वेश्चन। जो 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? मतलब 1857 के विद्रोह की तिथि जो निर्धारित थी वो थी 31 मई 1857। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 1857 की विद्रोह अगर पूछा जाए हुआ कब, तो ये हो गया था 10 मई 1857 को ही इसकी निर्धारित तिथि थी। मतलब फिक्स किया गया था 31 मई 1857 को, लेकिन ये हो कब गया तो 10 मई 1857 को ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 74 का। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो इसे भी आप लोग सुन के याद रखिएगा। सब कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि कितना कम टाइम में आप लोगों को ये पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया जाए। तो नेक्स्ट हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है। जो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे पाम वेस्टर्न। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है आप लोगों को, सिर्फ हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग चुपके से वीडियो देख के निकल लेते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए, इतना कंजूसी आप लोग कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 76 का। जो लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई का जो शादी हुआ था वो हुआ था गंगाधर राव के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 77 का। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए जो बनाया गया भवन था उसका नाम क्या था? तो ये था गेटवे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 78 का। जो कैप्टन हॉकिंस किस मुग़ल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 79 का। जो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था 1773 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन। जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया था 1911 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में। और 1911 ईस्वी के बाद कहाँ हो गई? दिल्ली। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 81 का। जो विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो है नव गॉथिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 82 का। जो 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1919 ईस्वी में जो गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था वो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1942 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83 का। जो महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? तो पता होगा आप लोगों को, जो महात्मा गांधी जो अपने पेशे से मूल थे वो क्या थे? एक वकील थे, क्योंकि इन्होंने वकालत किए थे। कहाँ से? तो लंदन से। नेक्स्ट उसके बाद है 84 का। जो गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो गांधी जी अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो ये गए थे लंदन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 84 के बाद 85। जो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो आया था भारत वो हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 86 का।
जो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये किए थे चंपारण में। मालूम होगा आप लोगों को, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में इन्होंने किए थे राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 87 का जो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो यात्रा हुआ था, पता होगा आप लोगों को, नमक कर के विरोध में, तो ये दांडी स्थित है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 के बाद है 88, जो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम जो था वो था मनु। तो इसमें शायद ऑप्शन गलत दिया गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो ये था मनु। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 89 का, जो सर की उपाधि किसने लौटाई? तो सर की उपाधि जो लौटाए थे वो लौटाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 90 का, जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1942 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कभी गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कब हुआ था 1942 ईस्वी में। उसके बाद है माउंटबेटन योजना का कब प्रस्तुत की गई? तो माउंटबेटन योजना जो प्रस्तुत की गई थी वो किया गया था 3 जून 1947 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम होता है एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। और एनी बेसेंट की बात करें तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 93 का, जो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किए थे आज़ाद हिंद फौज का गठन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 94 का है, जो पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 95 का, जो गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई? तो गांधी जी को जो गोली मारा गया था वो ग्वालियर टैंक शायद कुछ था ऐसा ही, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 96 का, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, याद रखिएगा। और वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन है, मतलब भारत के प्रथम मतलब वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है वर्तमान वाला स्थिति भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 97 का, जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू होने का मतलब है जो भारत इस दिन गणतंत्र हुआ था। तो अगर पूछा जाए कभी जो भारत कब गणतंत्र हुआ था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था वो लियाकत अली होना चाहिए। तो लियाकत अली तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 99 का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 100 का, और आज का लास्ट क्वेश्चन वो है हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो हमारे राष्ट्रगान जो है वो है जनगण मन, जिसके रचयिता कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसका नाम क्या है? तो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत है।
तो इसके रचयिता कौन है, इसका जवाब आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से मैंने 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय रखिएगा, जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस परिवार को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करना तो भूलिएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।